सभी को नमस्कार। हम कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के अंतर्गत पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में भी हम डेफिनेशन क्लोज देख रहे हैं। सेक्शन जो 2 है डेफिनेशन क्लोज का, जिसमें सेक्शन 2 से लेके 1 से लेके 15 तक के क्लोज है जो डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं अलग अलग वर्ड्स को। तो हमने सेक्शन 1 से लेके जो 7 तक के जो भी डेफिनेशन थे उनको पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेक्शन क्लोज 2(8), 2(9) और 2(10). 2(8) कहलाता है इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवालिया। 2(9) हम पढ़ेंगे मर्केटाइल एजेंट यानी कि व्यापारिक अभिकर्ता। 2(10) के बारे में पढ़ेंगे कीमत या प्राइस के बारे में। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं 2(8) के बारे में। 2 का क्लोज क्या है? 8। सेक्शन 2 ना बोल के हमें क्या आएगा इसका मीनिंग? सेक्शन 2 का क्लोज 8। तो सेक्शन 2 का क्लोज 8 क्या है? इनसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट पर्सन कौन कहलाएगा? तो अ पर्सन इज शेड टू बी इंसॉल्वेंट हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेब्ट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। के कोर्स ऑफ बिजनेस के अंतर्गत क्या कर दिया गया है? व्यापार का जो भी ऑर्डिनरी बिजनेस है, साधारण अनुक्रम है, उसके अंतर्गत क्या कर दिया है? अपने ऋणों का उसने भुगतान बंद कर दिया है। अपने जो डेब्ट्स हैं उनको वो पे नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हो गया? दिवालिया। जो और कैनॉट पे हिज डेब्ट्स एज दे बिकम ड्यू, और जो अपने दे हो जाने वाले ऋणों को भी चुका नहीं सकता है, वेदर ही हैज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट, चाहे उसने दिवालियापन का कोई कार्य किया हो या न किया हो, लेकिन उसने क्या कर दिया गया है? जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसमें अपने ऋणों का संदाय बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो ऋण उसके क्या होते जाते हैं? दे होते जाते हैं, उनको भी वो पे नहीं कर पा रहा है, वो ड्यू होते जा रहे हैं, चाहे उसने दिवालियापन का कोई कार्य किया हो या न किया गया हो। तो वह पर्सन क्या कहलाता है? इनसॉल्वेंट कहलाता है, दिवालिया कहलाता है। क्योंकि दिवालिया वर्ड इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस जो ऋणों का भुगतान बंद हो जाता है, क्योंकि आप ऋण लेते हैं, ऋणों का भुगतान करते हैं, तो वहाँ पर ये वर्ड आपके यूज आएगा इनसॉल्वेंट। 2(9) में हम बात करेंगे अब मर्केटाइल एजेंट की, कि मर्केटाइल एजेंट क्या है। यानी कि व्यापारिक अभिकर्ता। एजेंट शब्द से हम चिरपरिचित है कि यदि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है, उसने एक व्यक्ति अपना एजेंट रख दिया है, तो चाहे वह स्वयं व्यक्ति जो मुख्य है वह कार्य करे या उसका अभिकर्ता कार्य करे, क्या माना जाता है कि काम उस व्यक्ति के द्वारा ही किया गया है। जो उसका स्वामी है, जो उसका ऑनर है, उसी के द्वारा काम माना जाता है जो एजेंट करता है। तो mercantile agent means a mercantile agent having in the customary course of business as such agent authority either to sell goods or to consign goods for the purpose of sale or to buy goods or to raise money on the security of goods। यानी कि ऐसा जो व्यापारिक अभिकर्ता से क्या मीन हो गया? ऐसा मर्केटाइल एजेंट जो एजेंट के रूप में व्यापार की जो प्रथागत अनुक्रम है, जो प्रथा चली आ रही है, कस्टमरी कोर्स है, उसके अंतर्गत क्या कर रहा है? माल का क्रय या विक्रय क्या कर रहा है? सेलर और बायर के प्रयोजन के लिए क्या कर रहा है? कंसाइन के रूप में कार्य कर रहा है, या कभी कभी क्या करता है? विक्रय या माल की सिक्योरिटी पर उस पर रुपये या धन इकट्ठा करने का प्राधिकार भी रखता है। कि जैसे कि हम पढ़ते हैं टीपी के अंतर्गत कि माल को कुछ समय तक के लिए गिरवी रखने का उसको प्राधिकार होता है, तो उस समय क्या हो गया? बंधक रखने का प्राधिकार है, पट्टा रखने का अधिकार, एक टाइम पीरियड है, लेकिन वो क्या कर रहा है? उससे अपने स्वामी के लिए माल इकट्ठा करने का प्राधिकार रखता है, क्योंकि उसके जो व्यापारी है, जो उसका स्वामी है, उसने उसको अधिकार दे रखा है कि वो क्या क्या हो गया? मर्केटाइल एजेंट जो क्रय या विक्रय के प्रयोजन के लिए प्रेषक के रूप में या माल या विक्रय की प्रतिभूति पर रुपये इकट्ठा करने का प्राधिकार रखता है। जैसे कि रत्नाभूषणों का कोई दलाल है, जैसे विक्रय के लिए रत्नाभूषण उसके स्वामी द्वारा दिए जाते हैं, तो वह भी क्या है? एक मर्केटाइल एजेंट है। तो ये व्यापारिक अभिकर्ता कहलाएगा। अब हम बात करें सेक्शन 2(9)(10) की। प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। कीमत क्या होती है? मूल्य क्या होता है किसी चीज़ का? कि धन के रूप में क्या है? प्रतिफल है।
जिस पद की परिभाषा भारतीय माल विक्रय अधिनियम की धारा किस में दे दी गई? 2(10) में दी गई है। तो प्राइस क्या हो गया? वह प्रतिफल या कंसिडरेशन है जो माल के विक्रय का धन के रूप में, यदि हम कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका भुगतान किसके द्वारा होता है? धन के द्वारा होता है। इसीलिए धन को माल शब्द में शामिल नहीं किया गया है। तो कीमत मीनिंग क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? एक व्यक्ति है, माल खरीद रहा है, प्रतिफल किस में चुकाता है? धन में चुकाता है। तो ये क्या हो गई? धन क्या है? उसका कीमत कहलाता है। यदि फल धन के अलावा किसी अन्य रूप में दिया जाता है तो वह मूल्य नहीं कहलाता है। मूल्य या तो तुरंत चुकाया जाता है या भविष्य में चुकाने की भी प्रतिज्ञा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी गोपाल कृष्ण पिल्लई बनाम के मणि AIR 1984 216 के मामले में बताया गया था कि माल जो विक्रय मूल्य की धनराशि ऋण नहीं होती है, वो हमेशा कर उससे एक्सक्लूड की जाती है, वसूल की जाती है यदि विक्रय की मूल्य धनराशि नहीं है। हमने पढ़ चुका है कि उसको माल शब्द में भी शामिल नहीं किया जा सकता है। अब मूल्य के बिना कोई भी वैध विक्रय अनुबंध संभव नहीं है। तो इस मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाएगा, हम देखेंगे उसके बारे में कि मूल्य निर्धारण की विधि क्या है। मूल्य निर्धारण की विधियां अलग है। पहले हम बात करेंगे अनुबंध के द्वारा निर्धारित मूल्य, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर बेसिस है, यानी कि दो जो व्यक्ति हैं, क्रेता और विक्रेता ने, जो पार्टीज है दोनों, उन्होंने क्या कर लिया? अनुबंध में सहमति से निर्धारित कर लिया गया है कि माल का मूल्य का निर्धारण ये होगा, तो उसी मूल्य का भुगतान किया जाएगा। यह बात बताई जा रही है सेक्शन 9 के द्वारा। किस में निर्धारित मूल्य तय होगा? अनुबंध में ही पार्टीज ने मूल्य को निर्धारण कर लिया गया है। फिर बात आती है विधि कौन सी होगी, किस विधि के द्वारा मूल्य का भुगतान किया जाएगा। तो सेक्शन 2 कह रहा है कि अनुबंध में निर्धारित विधि के द्वारा। यदि अनुबंध के पक्षकार अनुबंध में ही मूल्य निर्धारण विधि का किसी विधि का उल्लेख कर देते हैं तो माल का मूल्य भी उसी विधि के अनुसार, उसी लॉ के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, उसको चुकता किया जाएगा। ये तो हो गया सेक्शन 9 की बात। फिर सेक्शन 9 निर्धारित विधि। अब बता रहे कि पारस्परिक व्यवहार था प्रचलित प्रथा है। मैं बता दूं, बिजनेस में जो आधे जो लॉज बन चुके हैं, कॉडिफाई हो चुके हैं, वे प्रथा के अनुक्रम में ही बने हैं। उन प्रथाओं को क्या कर दिया गया? कॉडिफाई कर दिया गया है। यदि अनुबंध में न तो मूल्य को निश्चित किया गया है, न उसकी निर्धारण की विधि को ले किया गया है, तो मूल्य क्या पक्षकारों के जो डीलिंग है आपस में, जो व्यापार में प्रचलित प्रथा है, उनके अनुसार इसको निर्धारित किया जाएगा। अब बात करें कि मूल्य कैसा होना चाहिए, तो रीजनेबल मूल्य होना चाहिए। यदि डिसाइड कर लिया गया सेक्शन 9 में तो ठीक है। यदि डिसाइड नहीं किया गया है, कोई मूल्य नहीं दिया गया, अनुबंध में विधि नहीं दी गई है, तो आपसी व्यवहार प्रथा के अनुसार मूल्य का निर्धारण करने में यदि वह क्या रह रहे हैं? असमर्थ रहते हैं, तो उचित मूल्य का क्रेता को भुगतान करना पड़ेगा। और ये एक समय और परिस्थिति का क्वेश्चन, एक तथ्यात्मक क्वेश्चन है जो उस समय की स्थिति के अनुसार, समय, परिस्थिति, स्थान के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। अब क्या मूल्य का निर्धारण सरकार द्वारा भी कभी कभी किया जा सकता है, तो सरकार भी कंट्रोल ऑर्डर निकाल के किसी माल का मूल्य निश्चित कर सकती है। इंडियन वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में यह बात कही गई थी। सेक्शन 10 कह रहा थर्ड पार्टी के बारे में। दो पार्टीज हैं, उन्होंने थर्ड व्यक्ति को नियुक्त कर दिया है, रेफरी को, कि यह जो माल का मूल्य निश्चित करेगा वही माल का मूल्य होगा। तो इसको भी स्वीकार करने के लिए दोनों पार्टी बाउंडेबल है, क्योंकि इसमें क्या कि मूल्य का तृतीय पक्षकार द्वारा किया जाएगा, तो ऐसा मूल्य तृतीय पक्षकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा और उसका भुगतान करने के लिए, उसको मानने के लिए दोनों पार्टी बाउंड रहेगी। तो ये बात हो गई प्राइस की, कि प्राइस किस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा, इंसॉल्वेंट कौन है, मर्केंटाइल एजेंट कौन है। अब हम करेंगे अगली क्लास के अंतर्गत 3 ही जो अपने रहे हैं, अब 2-4 डेफिनेशन और रही है, वह अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।